साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए जीके जीएस स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि पहले पेट का हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी पेट का 2023 का, तो पेट 2023 की बात अभी हो रही है, जो कि पेट 23 का क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व किया जा रहा है। इसका आपको व्याख्यात्मक हल मिलेगा और ये है 28 अक्टूबर 2023 का शिफ्ट दूसरा यानी सेकंड शिफ्ट का पार्ट बी है। 25 प्रश्न का पार्ट ए इसके पहले तीसरी वीडियो में आया था। ये चौथी वीडियो है अभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, जो कि सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 3 वीडियो आप देख चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की। व्याख्यात्मक हल हैं, इसका अर्थ ये है कि यदि आपने 25 प्रश्न की सीरीज देखी है तो आपको कम से कम 100 से 150 प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें इस तरह के मिल जाएंगे। और दूसरा ये है कि चूँकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो सेम पेपर ही है, वही पेपर वाले प्रश्न हैं, तो आपको उस प्रश्न का तौर तरीका कैसे आता है, किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस स्टैंडर्ड के प्रश्न आते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से देखिए, पूरी वीडियो देखिए। ये प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी है? तो पुस्तक के लेखक की बात हो रही है। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हैड रिटन अ बुक नेम्ड हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर? तो हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर किसने लिखी? क्या ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है, या लाला लाजपत राय द्वारा, या लाला हरदयाल द्वारा, या बाल गंगाधर तिलक द्वारा? तो देखिए, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर ये लाला हरदयाल द्वारा लिखी गई है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कुछ प्रमुख पुस्तकें जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं, देखिए, तो हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल द्वारा। लाला हरदयाल की बात करेंगे तो यह एक भारतीय राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे। ये गदर पार्टी के संस्थापक थे। और तिलक की बात करेंगे तो तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने गीता रहस्य बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, और आर्कटिक होम इन द वेदास, ये भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें उन्होंने आर्यों के उत्पत्ति के बारे में, आर्य कहाँ से आए, इसके बारे में बात की है। लाला लाजपत राय की बात करें, पंजाब केसरी जो थे। अनहैप्पी इंडिया बहुत चर्चित पुस्तक है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। आर्य समाज इनकी पुस्तक है। और एक इनकी आत्मकथा है, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, तो उनके डिपोर्टेशन की आत्मकथा है, निर्वासन की आत्मकथा की स्टोरी है, वो आत्मकथा है। रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव की बात करें तो गीतांजलि बहुत प्रसिद्ध रचना है, जहाँ से जनगण मन लिया गया है। चौखेर बाली प्रसिद्ध है, और काबुली वाला, ये तीनों बहुत ही फेमस रचनाएं हैं इनकी। तो आपने देखा कि आपने प्रश्न एक पढ़ा था जिसका उत्तर थे लाला हरदयाल, लेकिन इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए। और ये जैसे अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा? लाला लाजपत राय। आर्य समाज किसने लिखा? ये एक एक प्रश्न आए हुए हैं पहले, इसलिए आपको यह जानना जरूरी है। तो आप एक प्रश्न के एवज में लगभग 10 प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। ऐसे प्रश्नों की व्याख्याएं आपको मिलेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें ये आपको इस क्लास में मिलने वाली हैं और आगे भी मिलती रहेंगी, इसलिए समाधान द सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करते चलिए। आगे बढ़िए। दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोलॉजी, इसका मुख्यालय कहाँ है? The National Institute of Oceanology (NIO) is having its headquarters at which of the following places? तो क्या एक कोची केरल में है, या डोना पाउला गोवा में, या मुंबई महाराष्ट्र में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है? दिस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डोना पाउला गोवा में है
एनआईओ की स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपने देखा कि डोना पाउला गोवा में है। पृष्ठभूमि कैसे स्थापित हुआ? 1960 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान हुआ था, उसी के तहत इसकी स्थापना हुई। IIOE के तहत इसकी स्थापना हुई थी। तो यह पृष्ठभूमि थी, यानी अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान के तहत। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अब कुछ और संगठन देख लीजिए। देखिए, आप एक प्रश्न पढ़ते हैं तो कई उसी तरह के प्रश्न जो कि परीक्षा में आ सकते हैं आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो इस संदर्भ में आपको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जो कि बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है और बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान, ये पुणे महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में खूब पूछा जाता है। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में है, इसका मतलब कि ये करंट का क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्न में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो राजघाट के निकट द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हैं, इन्होंने देखिए कृति मंदिर, गांधी दर्शन, महात्मा मंदिर और गांधी बाग में, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर अगेन, गांधी दर्शन जो है स्थान है, वहाँ इन्होंने किया है प्रतिमा का अनावरण। तो राजघाट के गांधी दर्शन एक परिसर है, वहाँ किया। महात्मा गांधी की 12 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और इसी के साथ एक और चीज़ का अनावरण हुआ, किसका? गांधी वाटिका का भी। तो पूछ ले गांधी वाटिका का अनावरण, तो भी आप वही बताएंगे कि जो है इसी परिसर में, यानी गांधी दर्शन परिसर में ही हुआ है। चौथा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूलों कॉलेजों के छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। द नेम द डे दैट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 15 सितंबर इन इंडिया टू प्रमोट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एमंग द स्टूडेंट्स इन स्कूल्स कॉलेजेज। तो ये 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है? बच्चों में जो है आदत डालने के लिए, किसकी? बचत की आदत। तो क्या किफ़ायती डे है, दिवस है, या संग्रहण दिवस है, संकलन दिवस है, संचयिका दिवस? देखिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, संचयिका दिवस या संचयिका दिवस, ये डी सही है। ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। आइए सितंबर में पढ़ने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की बात कर लेते हैं। शिक्षक दिवस महत्वपूर्ण है 5 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। तो ये सितंबर से महत्वपूर्ण जो है ऐसा। देखिए, जब आपको दिवस से संबंधित प्रश्न जैसे आ गए, तो जो मंथ में यदि उत्तर आ रहा है तो उस मंथ के हम यहाँ सारे उनको जो है कवर कर लेंगे, उन प्रश्नों को जो आ सकते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं और सदन को संदेश भेज सकते हैं? ये दोनों किस अनुच्छेद में शामिल है? तो देखिए, ये सदन को संदेश भेजना और राज्यपाल द्वारा विधानसभा को संबोधित करना, ये है अनुच्छेद 175 में। सो सी सही है। देखिए, आर्टिकल 175 क्या कहता है? राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं और सदन को संदेश भेज सकते हैं। 176 अगला क्या है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। 164 जो है वो राज्य सरकार के मंत्रियों के बारे में उपबंध हैं। और 165 में राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने निम्न में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में UPI पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया है? तो देखिए, क्या ये अनावरण बेंगलुरु में हो, नई दिल्ली, मुंबई में हुआ? तो ये UPI पर क्रेडिट लाइन का अनावरण ये जो है मुंबई में हुआ। सो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संचालन के लिए एक छत्र संगठन है, यानी शीर्ष संगठन है। भुगतान और निपटान प्रणालियों के प्रावधानों के तहत RBI और निपटान प्रणालियों के प्रावधानों के तहत RBI और भारतीय संघ की एक पहल है ये नेशनल पेमेंट बैंक।
नेक्स्ट है 8वां प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम, तो आपको ये तो आसानी से ये प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, शिक्षा मंत्रालय द्वारा संबंधित है। तो शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा यह किया गया है। और वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, तो ये याद रखिएगा, कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ देता है। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न है, निम्न में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ है? तो यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ है डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल को। ऑप्शन नंबर डी सही है। और केवल यही नहीं बल्कि 2 और लोगों को साथ में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ, प्रोफेसर अवधेश प्रधान, दिव्या दत्ता, प्रोफेसर माधव प्रसाद पोखरेल और तो मनीषा कोइराला। इस तरह से कुल 4 लोगों को यह सम्मान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है 10वां, निम्न में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है? और विच आर द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड प्रेजेंटली? तो ये अभी हाल ही में बनी हुई है, अभी निर्माण कार्य चल ही रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है, उमलिंग ला दर्रा में के पास में यह बनी हुई सड़क है। आइए कुछ दर्रों के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो सबसे ऊंची सड़क है, सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। यह पूर्वी लद्दाख के पास उमलिंग ला दर्रा के पास दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनी है जिसमें मोटर वाहन चलाए जा सकते हैं। अब कुछ दर्रों की बात करेंगे। माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। लिकारू मुंगला फुकचे रोड ये लद्दाख में है, 64 किलोमीटर जो है लंबी है। खारदुंग ला दर्रा लद्दाख में है। कराकोरम दर्रा लद्दाख में है। जोजिला दर्रा श्रीनगर लेह में है। और शिवकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। और जोजिला श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न है, निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो एकलव्य और रिसर्च एफिलिएट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो देखिए ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने लॉन्च किया है। सो ऑप्शन नंबर बी सही है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि विधि छात्र जो हैं लॉ स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति लॉ स्कॉलरशिप में सहयोग व समावेश को बढ़ाना, समावेशिता को बढ़ाना है। तो लॉ स्कॉलरशिप से संबंधित है। प्रश्न नंबर 12 है, सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्न में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग संधि? तो दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग संधि यानी एमिटी एंड ट्रीटी एंड एमिटी कोऑपरेशन TAC में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सऊदी अरब के किस स्थान पर, कहाँ ये हस्ताक्षर हुआ है? क्या वियतनाम में, कंबोडिया में? कि सऊदी अरब के किस साम्राज्य ने कहाँ किया है? ये दक्षिण पूर्व एशिया में किस स्थान पर हुआ है? तो वियतनाम कंबोडिया में, या नेपिडा म्यांमार में, या जकार्ता इंडोनेशिया में, या बैंकॉक थाईलैंड में? तो देखिए ये जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ है। सऊदी अरब TAC में शामिल होने वाला कुल 51वां देश है, याद रखिएगा नंबर। और आगे देखेंगे 56वीं आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया, हस्ताक्षर किया गया और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में यह आयोजन हुआ। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न है, आधी यात्रा हो चुकी है, लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के निम्न में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों के और मामले के विवरण का एक व्यापक डाटाबेस प्रदान करता है? तो इन न्यायालयों का एक व्यापक डाटाबेस कौन प्रदान करता है, ये बताना है प्रश्न है। तो व्यापक डाटाबेस राष्ट्रीय न्यायिक डाटाबेस की बात आएगी तो डाटा ग्रिड ही आएगा, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड,
ये प्रदान करता है। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? तो कौन नहीं बना है? देखिए, इथोपिया तो बना है, ईरान भी बना है, क्यूबा, सऊदी अरब। सऊदी अरब बना है, सो क्यूबा नहीं बना है। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्यूबा नहीं बना है। ब्रिक्स के कुल 15वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हो चुका है और जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में ये हुआ था 15वां शिखर सम्मेलन। इस अवसर पर ब्रिक्स की नई सदस्यता प्राप्त करने वाले देश जो हैं वो इथोपिया, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात रहे हैं। और वर्तमान में ब्रिक्स देशों की संख्या कुल हो गई है 10। और ब्रिक्स में देखिए, ब्रिक्स BRICS, तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये तो पहले से थे। साउथ अफ्रीका भी बाद में बना था, पहले 4 ही थे, बाद में साउथ अफ्रीका बना था 2010 में। उसके बाद अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया ये भी सदस्य बन गए। तो कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई? 10। तो और इसका प्रश्न का उत्तर है क्यूबा, क्योंकि क्यूबा इस सदस्यों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की सदस्यता हेतु सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो देखिए, ये ओपेक की सदस्यता हेतु सम्मेलन जो है बगदाद में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। यह एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। स्थापना इसकी ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा किया गया था। स्थापना तिथि जो 10 से 14 सितंबर 1960 की हुई थी। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। देखिए, ओपेक तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, लेकिन एक है एपेक, इसको याद रखिएगा, अलग है। ये एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है और ये सिंगापुर में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है 18वां नंबर प्रश्न है, भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्न में से कौन सी है? पहली बात तो आप समझिए, भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर कौन है? तो आप याद रखिए, कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कौन है? चंडीगढ़ ही सबसे प्लान्ड तरीके से बनाया गया पहला आधुनिक शहर है। और इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, याद रखिएगा, गलत न हो। पहला नियोजित आधुनिक शहर चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। चंडीगढ़ जो है पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी है और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से घिरा हुआ एक शहर है और यह एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा 2 हैं, हिंदी और उर्दू। नेक्स्ट 19वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया? एक बार किया था और ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, और ये था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। तो ये केवल एक बार किया था और 1986 में यह विधेयक आया था और इन्होंने किसने? तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग इसमें किया था, इसको रोक दिया था। और ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल था 1982 से 87 तक। और ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के कहने पर वो झाड़ू तक लगा सकते हैं, ऐसा उनका एक स्टेटमेंट आया था राष्ट्रपति रहते हुए, ज्ञानी जैल सिंह का, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृषद्वती के बीच का भूभाग के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से जाना जाता है? सरस्वती और दृषद्वती के बीच का भूभाग ब्रह्मवर्त, इंद्रप्रस्थ, वर्णावत और तक्षशिला। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। यह दोनों नदियों के बीच का पवित्र क्षेत्र है ब्रह्मवर्त। मनुस्मृति में क्या लिखा है? ब्रह्मवर्त प्रदेश सरस्वती एवं दृषद्वती नदियों के बीच में स्थित था। अब ब्रह्मवर्त प्रदेश जो है वह भूभाग है जहाँ ऋषियों द्वारा वेदों एवं अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना की गई, इसलिए बहुत ही होली प्लेस, बहुत ही पवित्र जगह ये था ब्रह्मवर्त प्रदेश। 21वां नंबर प्रश्न है, इसके बाद 4 प्रश्न और बचेंगे।
और इस तरह से इन 4 प्रश्नों के साथ आप 2023 में ए और मतलब फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों की जो परीक्षा 28 को हुई थी वो पूर्ण आप कर लेंगे, यानी 28 और 29 दोनों की, यानी 2023 का पूर्ण कर लेंगे आप। तो 21वां जो है प्रश्न है, उस जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो याद रखिएगा, स्ट्रेट से बहुत प्रश्न आते हैं। सुंडा है, सुंडा स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ सुंडा, स्ट्रेट सुंडा जलडमरू मध्य, जो कि जावा को हिंद महासागर से, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। सुंडा यह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच की जनसंख्या को जोड़ता है। और डोवर स्ट्रेट जो है ये फ्रांस और इंग्लैंड को, ये कुछ विशेष स्ट्रेट्स हैं जो कि आते हैं परीक्षा में। मलक्का स्ट्रेट ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। पाक स्ट्रीट जो है ये बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। और देशों की बात करेंगे तो भारत और श्रीलंका को जोड़ेगा। स्वेज नहर खूब आता है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न, इसके बाद 3 और प्रश्न होंगे। मानव मस्तिष्क में 2 न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? द गैप बिटवीन द 2 न्यूरॉन्स इन ह्यूमन ब्रेन इज नोन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। तो देखिए, 2 न्यूरॉन्स के बीच जो अंतर है, गैप है, इसको सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये है न्यूरॉन्स और मांसपेशी कोशिका के बीच एक सिनेप्टिक कनेक्शन है, तो इसको क्या कहते हैं? मस्कुलर जंक्शन। 23 नंबर प्रश्न है। 23वां प्रश्न है, निम्न में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है फ्लड वॉच लॉन्च किया है? तो ये मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च किया है जिसमें बाढ़ का पूर्वानुमान बताया जाएगा। किसने किया है? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कुशविंदर बोहरा ने किया है। कुशविंदर बोहरा जो है ये केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष हैं। फ्लड वॉच के द्वारा सटीक और समय पर बाढ़ का पूर्वानुमान देने के लिए उपग्रह डेटा विश्लेषण, गणितीय मॉडलिंग और वास्तविक समय की निगरानी जैसी उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसके तहत बाढ़ जो है से पहले उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। 24 नंबर प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न और बचेगा। गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र, उदयपुर है, उदयपुर नहीं, उदयपुर तो राजस्थान में है। गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र यानी वॉल म्यूरल्स अर्पण किए जाते हैं। यहाँ पिथौरा का क्या अर्थ है? तो पिथौरा का अर्थ होता है अन्न के देवता, गॉड ऑफ फूड ग्रेन्स। ऑप्शन नंबर बी सही है। पिथौरा पेंटिंग्स की बात करें, बहुत पारंपरिक पेंटिंग है गुजरात के राठवास आदिवासी समुदाय द्वारा अपने घरों के अंदर दीवारों पर बनाई जाती हैं। ये बहुत आता है पिथौरा पेंटिंग्स, ये याद रखिएगा। तो ये गुजरात के राठवास आदिवासी समुदाय द्वारा बनाई जाती है। इन पेंटिंग्स में राजाओं के प्रमुख देवता बाबा पिथौरा को दर्शाया जाता है। ये कौन है? अन्न के देवता हैं। और अब है अंतिम प्रश्न, 25वां प्रश्न। हाँ, 25वां प्रश्न है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने की और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? तो जल परीक्षण भूमिगत जल का दबाव मापन के लिए किया जाता है पीजोमीटर का। ऑप्शन नंबर बी सही है। कुछ और मापकों की बात करेंगे, जैसे बैरोमीटर, आप जानते हैं वायु दाब मापा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैनोमीटर दाब, एनीमोमीटर वायु वेग मापी, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता बहुत आता है, थर्मामीटर ताप मापी जिससे हम बुखार मापते हैं, क्रोनोमीटर ये पानी के जहाज़ों में समय की जानकारी देता है, और अल्टीमीटर जो है समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई का मापन किया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक और पेपर जो है पूरा हुआ, उसका सॉल्यूशन आपको दिया गया। मैंने प्रयास किया है कि आपको अच्छा सॉल्यूशन इन पेपर्स का दिया जाए, और इससे आपको एक तो लेवल पता चल रहा है, स्टैंडर्ड पता चल रहा है, और दूसरे आपकी एक तैयारी भी हो रही है, क्योंकि आपको क्या एक्सप्लेनेशंस दिए जा रहे हैं।
तो ये जो एक्सप्लेनेशंस दिए जा रहे हैं उससे आपकी तैयारी को धार लगातार मिलेगी। तो समाधान सॉल्यूशन आपके लिए बहुत अच्छा करने का प्रयास लगातार करता रहेगा। इसको देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।